दोस्तों, हम कहानी बताने जा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे और देश के रक्षा मंत्री रहे, धरतीपुत्र के नाम से मशहूर और नेताजी के नाम से मशहूर स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की। मुलायम सिंह यादव के जीवन की शुरुआत कैसे हुई, उनका जीवन कैसा रहा और अब वो इस दुनिया में नहीं है, तब तक की पूरी कहानी विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, जिससे हम आप तक सारी खबरों के साथ और महापुरुषों की स्टोरी के साथ आपके सामने आते रहे। तो दोस्तों, शुरुआत होती है मुलायम सिंह यादव के जीवन की। 1939 में इटावा के सैफई में एक लड़का जन्म लेता है और उसके बाद उसकी पढ़ाई प्राइमरी विद्यालय में शुरू होती है। अब समझने की बात यह है कि अंग्रेजी हुकूमत के दौरान जब एक किसान परिवार में मुलायम सिंह यादव का जन्म हुआ, तब शैक्षिक स्तर उतना ज्यादा मजबूत नहीं था। प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई करने के दौरान मुलायम सिंह यादव जिस कक्षा में बैठकर पढ़ते थे, वहां एक बार एक दलित बच्चे को पानी पीने को लेकर के रोका गया। मुलायम सिंह यादव ने उसका विरोध किया और उस विरोध करने के बाद उस दलित बच्चे के साथ ही बैठकर वो खाना खाते। लेकिन उसके परिवार में उनके पिता से उनको बहुत डांट पड़ती। लेकिन मुलायम सिंह यादव शुरू से ही जाति व्यवस्था और ऊंच नीच में भरोसा नहीं रखते थे। प्राइमरी में पढ़ाई करने के बाद जब इंटर कॉलेज में एडमिशन की बात आई तो मुलायम सिंह यादव के पास उतने पैसे नहीं थे। उग्रसेन इंटर कॉलेज में उनके दोस्त की मदद के बाद उनका एडमिशन हुआ। इंटर कॉलेज में एडमिशन के बाद उनकी पढ़ाई जब खत्म हुई तो 1954 में बहुत कम उम्र में ही मुलायम सिंह यादव की शादी मालती देवी से करा दी गई, जो कि वो नहीं करना चाहते थे, लेकिन परिवार के दबाव की वजह से उनको करना पड़ा। दोस्तों, शादी के बाद मुलायम सिंह यादव शिकोहाबाद से बाकी पढ़ाई पूरी करने चले गए। लेकिन उस पढ़ाई के दौरान ही 1954 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बारे में उनको जानकारी हुई। उनके भाषणों को उन्होंने सुनना शुरू किया, उनको पढ़ना शुरू किया और लोहिया से वो प्रेरित हुए। अब कहानी आती है 1962 में भारत और चीन के बीच जब युद्ध हुआ, तो उस युद्ध में भारत के सरकार, जिस समय जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू के रवैये से मुलायम सिंह यादव बिल्कुल नाखुश थे। उनको लगा कि भारतीय सेना ने बहुत मजबूती से मुकाबला नहीं किया, क्योंकि ये नेहरू नहीं चाहते थे। और उस समय कांग्रेस के प्रखर विरोधी बनकर पूरे देश में प्रचार कर रहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने 1963 में फर्रुखाबाद से उपचुनाव लड़ा। मुलायम सिंह यादव समय निकाल करके लोहिया के चुनाव प्रचार में जाते और प्रचार करते। इस तरह को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की नजर में आए। फिर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पार्टी से 1967 में उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा। 28 साल का वो युवा लड़का जो पहली बार चुनाव लड़ रहा था, उस समय कांग्रेस के बड़े नेता लाखन सिंह के खिलाफ। लेकिन मुलायम सिंह यादव इस बात के लिए पूरी तरीके से आश्वस्त थे कि सरकार के विरुद्ध उनको लड़ाई लड़नी थी। अब आपको यह समझना पड़ेगा कि 1967 में मुलायम सिंह यादव चुनाव जीते और जिस बड़े नेता को उन्होंने हराया ही नहीं, बल्कि उस चुनाव में लाखन सिंह चौथे नंबर पर रहे। मुलायम सिंह यादव 28 साल की उम्र में चुनाव जीते और बहुत युवा विधायक के तौर पर वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचे। लेकिन सबसे बड़ी दुख की खबर उनके लिए तब आई जब उसके बाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का निधन हो गया और मुलायम सिंह यादव टूट गए। लेकिन इसके बाद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, फिर से वो चुनाव लड़े विधानसभा का और फिर से वो चुनाव हारे। लेकिन 1974 में वो चौधरी चरण सिंह की नजरों में आए और 1974 में उन्होंने फिर से विधानसभा का चुनाव जीता। अब आपको समझना पड़ेगा दोस्तों को 1974 में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद साल आता 1975 का। 24 जून 1975 को चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में दिल्ली में एक सभा हुई और उस सभा में यह भाषण दिया गया कि चूंकि रायबरेली से उस समय चुनाव लड़ी इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनको अयोग्य ठहराया है, तो उनको प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को यह कतई मंजूर नहीं था। 25 जून 1975 का वो दिन जिस समय कांग्रेस ने इमरजेंसी लगा दी पूरे देश। अब आपको यह समझना पड़ेगा कि इस समय अखिलेश यादव कांग्रेस के सहयोगी हैं। पिछला चुनाव कांग्रेस और अखिलेश यादव एक साथ लड़े हैं 2024 में लोकसभा का। लेकिन उस समय मुलायम सिंह यादव 1975 में जब इमरजेंसी लागू हुई तो किसी तरीके से बच के निकल गए। लेकिन काफी दिनों के बाद गांव के एक मसले पर जब वो सुलह समझौता कराने पहुंचे तो पुलिस ने गांव को चारों तरफ से घेर लिया और उस समय उनकी गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के बाद मुलायम सिंह यादव 19 महीनों तक जेल में रहे।
मैं इस बात को इतनी पुरजोर तरीके से इसलिए मेंशन कर रहा हूं कि राजनीति में सरकार और पार्टियां कब एक हो जाए ये जनता को समझना पड़ेगा। 19 महीने जब जेल में रह के मुलायम सिंह यादव बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि ये चुनाव तानाशाही और लोकतंत्र के बीच का है, और इसी तरीके की बयानबाजी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस समय केंद्र में है तो तमाम विपक्ष के नेता और खुद कांग्रेस भी इस तरीके की बयानबाजी का इस्तेमाल करती है। लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि उस समय कांग्रेस की इमरजेंसी के बाद सारा विपक्ष एक होकर लड़ा। केंद्र में भी जनता दल की सरकार बनी और उत्तर प्रदेश में भी। उत्तर प्रदेश में जब जनता दल की सरकार बनी तो राम नरेश यादव उस समय मुख्यमंत्री बने और मुलायम सिंह यादव उनकी सरकार में पशुपालन और सहकारिता मंत्री बने। अब इस पूरी कहानी के बाद फिर से 1980 में इंदिरा गांधी की वापसी होती है और कई सरकारों को इसलिए बर्खास्त कर दिया जाता है क्योंकि उनको लगता है कि जीत केंद्र में इंदिरा गांधी की हुई है तो बाकी सरकारों को अपनी राज्य सरकारों से इस्तीफा देना चाहिए। अब समझिएगा इस बात को। इसके बाद मुलायम सिंह यादव कंटिन्यूसली राजनीति में वीपी सिंह, जो मुलायम सिंह यादव के बाद में नेता बने, उन्हीं वीपी सिंह ने मुलायम सिंह यादव के एनकाउंटर का आदेश भी जारी किया था। अब कहानी ऐसे शुरू होती है कि फिर मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी की स्थापना करते हैं। दोस्तों, समाजवादी पार्टी की स्थापना ऐसी कि मुलायम सिंह यादव ने एक बयान में अखिलेश यादव के सामने ये कहा था कि मैंने इस पार्टी को अकेले बनाया। मुलायम सिंह यादव के ऊपर बहुत आरोप प्रत्यारोप भी लगे और उस सब में आरोप प्रत्यारोप सबसे ज्यादा अयोध्या में जब कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद के विरोध प्रदर्शन में वहां कार सेवा करने के लिए गए तो मुलायम सिंह यादव ने मुख्यमंत्री रहते हुए वहां गोली चलाने का आदेश दे दिया था और उसमें काफी कार सेवक मारे गए थे। मुलायम सिंह यादव ने उस संख्या को कम बताया, सरकार ने कम बताया। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि 28 मौतें हुए हैं, लेकिन उस समय के तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि 57 मौतें हुई। ये मुलायम सिंह यादव के जीवन में सबसे बड़ा काला अध्याय था जिसको लेकर उनके ऊपर आज भी आरोप लगते हैं और अखिलेश यादव को हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में और कभी कभी मीडिया चैनल के सामने जवाब देना पड़ता है। हालांकि मुलायम सिंह यादव ने उसको गलत माना, उस पर अफसोस जताया, लेकिन अपने उस फैसले को डिफेंड भी करते रहे कि उस वक्त ये जरूरत थी। अब दोस्तों कट्टू आते हैं उसके बाद 1993 में मुलायम सिंह यादव उस समय के बहुजन नेता कांशीराम के साथ गठबंधन करते हैं और 1993 में दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं और मुलायम सिंह यादव फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन उसके बाद आता है गेस्ट हाउस कांड। क्योंकि कांशीराम को अपना गुरु मानने वाली मायावती कहीं ना कहीं इस बात के लिए सहमत नहीं थी कि मुलायम सिंह यादव को इतने दिनों तक मुख्यमंत्री रहना चाहिए। उस समय मायावती के विधायकों ने समर्थन वापस लिया और मुलायम सिंह यादव के विधायकों ने मायावती पर हमला कर दिया, ऐसा मायावती कोट करती है। और गेस्ट हाउस कांड भी बहुत चर्चा में रहता है, हर चुनाव में इसकी चर्चा होती है। हालांकि मुलायम सिंह यादव को उसके बाद इस्तीफा देना पड़ा, उनकी सरकार चली गई। अब इसके बाद कट्टू मुलायम सिंह यादव केंद्र की सरकार में सक्रिय होते हैं और मैं एक क्रेडिट तो कम से कम मुलायम सिंह यादव को देना चाहूंगा कि रक्षा मंत्री रहने के दौरान मुलायम सिंह यादव ने एक बड़ा फैसला लिया और वो बड़ा फैसला ये था कि हमारे देश के शहीद जवानों का जो पार्थिव शरीर है वो उनके घर तक आने लगा। ये मुलायम सिंह यादव का बड़ा फैसला था रक्षा मंत्री रहते हुए। इसके बाद मुलायम सिंह यादव केंद्र और राज्य में दोनों जगह सक्रिय रहते हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार और राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे। फिर इसके बाद 2002 में मायावती और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन होता है, दोनों पार्टियां एक साथ सरकार बनाती हैं। लेकिन आप ये समझिए कि फिर मायावती भारतीय जनता पार्टी के साथ धोखा कर देती हैं और वो कहती हैं कि मैं ही 5 साल मुख्यमंत्री रहूंगी। उस समय तब रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, जिनका अब अपना जनसत्ता दल है, उनके नेतृत्व में विधायक बगावत कर देते हैं और अमर सिंह उसमें इन्वॉल्व होते हैं और मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी, जिसके पास 143 विधायक थे, उनके गठबंधन से समाजवादी पार्टी इन विधायकों को लेकर और कांग्रेस के समर्थन से फिर से उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है और 4 साल तक वो सरकार चलती है, 2007 तक। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि बीते पिछले ही दिनों भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद और गोंडा के निवासी ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि वो कुछ काम के लिए मुलायम सिंह यादव के पास गए। उन्होंने वो 2 पर्चियां दी और उनका काम तुरंत हो गया, क्योंकि मुलायम सिंह यादव अपने संबंध का निर्वहन करने के लिए भी जाने जाते थे। कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव अगर बहुत पहले भी किसी से मिले हो और अपने संघर्ष के समय पे, तो मुलायम सिंह यादव ने उस संबंध का निर्वहन आखिरी दम तक किया। अपनी सरकार के दौरान मुलायम सिंह यादव पर अपनी जाति के लोगों को ज्यादातर पोस्टिंग देने को लेकर आरोप भी लगते रहे। कई भर्तियों में उनके ऊपर सवाल उठाए गए, लेकिन कहते हैं जिसकी सरकार होती है वो अपने समीकरण के हिसाब से पोस्टिंग और ट्रांसफर करता है।
और उत्तर प्रदेश में हमेशा ये देखा गया है, नेताजी के नाम से मशहूर मुलायम सिंह यादव ने भारत की राजनीति में बहुत सक्रिय भूमिका निभाई। सक्रियता के साथ उनकी भागीदारी रही और जाति व्यवस्था के खिलाफ खड़े रहने वाले मुलायम सिंह यादव ने सबको समानांतर रूप से देखने का प्रयास भी किया। आज हम 2025 में हैं, जातिगत राजनीति आज भी हावी है। अपने जाति को लेकर तमाम नेताओं पर आरोप लगते रहते हैं, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने हमेशा अपने राजनीति में हमेशा सारी जातियों को साधने की कोशिश की। लोहिया के आदर्शों पर चलने वाले और जेपी के आदर्शों पर चलने वाले मुलायम सिंह यादव अपनी पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जनेश्वर मिश्र को बनाते हैं। अब समझने की जरूरत है, अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में लखनऊ के अंदर जनेश्वर मिश्र पार्क बनाया, जो आज लखनऊ का सबसे खूबसूरत पार्क है। कट्टू जितनी भी जातियां थी उन सारी जातियों को साधने का काम मुलायम सिंह यादव करते थे। उस समय क्षत्रिय नेता अमर सिंह, मोहन सिंह, रघुराज प्रताप सिंह, राजा भैया, अरविंद सिंह गोप, ओम प्रकाश सिंह, ये तमाम लोग क्षत्रिय राजनीति को रिप्रेजेंट करते थे। ब्राह्मण नेताओं में हरिशंकर तिवारी भी मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे, जनेश्वर मिश्र रहे, विजय मिश्रा रहे और तमाम वो बड़े नेता जो समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे। यादव में तो उनकी पैठ थी क्योंकि वो स्वयं यादव बिरादरी से आते थे। अन्य जातियों को भी उन्होंने प्राथमिकता देने की कोशिश की। लोग कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव की सरकार में समीकरण कुछ ऐसे ही बनाए जाते थे। अब इसके बाद 2007 में जब मुलायम सिंह यादव चुनाव हारे तो बहुजन समाज पार्टी की मायावती मुख्यमंत्री बनी। फिर 2012 में दोस्तों आते हैं, 2012 में 5 साल जब बीएसपी की गवर्नमेंट जाती है, समाजवादी पार्टी बहुत ही मजबूत बहुमत के साथ चुनाव जीत कर आती है। 225 सीटें समाजवादी पार्टी को उस विधानसभा चुनाव में मिलती है। और इसके इतर मैं एक चीज आपको और बता देना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी का लोकसभा में भी प्रदर्शन 2009 में बहुत अच्छा रहा था। अब दोस्तों कहानी की शुरुआत जब 2012 में अखिलेश यादव के करियर की होती है, तब मुलायम सिंह यादव एक फैसला लेते हैं और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाते हैं। वहां से वो राजनीति से थोड़ा सा अपने आप को पीछे रखना शुरू कर देते हैं। 2014 में फिर वो आजमगढ़ से लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं और कहते हैं उस चुनाव में मुलायम सिंह यादव हारते हारते जीते थे, क्योंकि तब रमाकांत यादव भारतीय जनता पार्टी से उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, जो इस समय मौजूदा समय में जेल में। तब वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और इस समय वो बीजेपी से अलग होकर समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक है आजमगढ़ के फूलपुर से। इसीलिए कहते हैं दोस्तों राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। फिर नेताजी की उम्र ज्यादा हो जाती है, चूंकि 1939 का जन्म, कंटिन्यूसली फिर उनकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। अभी भी लोकसभा में दिया गया मुलायम सिंह यादव का वो भाषण जिसमें वो कहते हैं कि मोदी जी हम तो जीत कर नहीं आ रहे, आप फिर से बनिए प्रधानमंत्री, हमारी शुभकामना आपके साथ। और मुलायम सिंह यादव का कहा हुआ वाक्य सही साबित होता है। 2019 में फिर से नरेंद्र मोदी चुनाव जीत जाते हैं। 2019 में मैनपुरी से लोकसभा चुनाव जीतकर फिर से लोकसभा में माननीय मुलायम सिंह यादव पहुंचते हैं और उसके बाद वो काला दिन आता है समाजवादी पार्टी के लोगों के लिए, समाजवादी पार्टी के उन कार्यकर्ताओं के लिए, उनके चाहने वालों के लिए। और धरतीपुत्र के नाम से मशहूर नेताजी 10 अक्टूबर 2022 को इस दुनिया से चले जाते हैं। एक लंबी जर्नी, एक लंबी यात्रा। आपको समझना पड़ेगा एक ऐसा नेता जिसने जाति व्यवस्था को चैलेंज किया, जिसने समानता की बात की, एक किसान का बेटा, एक शिक्षक, एक गरीब परिवार का बेटा, जिसने बहुत गरीबी में जीवन जिया और वहां से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का सफर और रक्षा मंत्री बनने का सफर। और कहते हैं कि वो प्रधानमंत्री भी बन जाते अगर लालू यादव उस समय उनका विरोध न करते। तो दोस्तों मुलायम सिंह यादव इस दुनिया में नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की आज की ये कहानी। मैंने पूरा प्रयास किया समझाने का। अगर कहीं कोई त्रुटि हो गई हो तो मैं अगले एपिसोड में पूरी कोशिश करूंगा उनके बारे में और जानकारी देने की, लेकिन मैंने पूरा प्रयास किया है। उम्मीद है आप मेरे इस मेहनत को समझेंगे और अगली स्टोरी में अगले किसी और देश के नेता की स्टोरी लेकर हम आपके सामने आएंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को दबाइए, जिससे आपके सामने हम सही खबरों के साथ, सटीक खबरों के साथ आए और निष्पक्ष होकर देश की इन खबरों के बारे में आपको बताएं। तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।